हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सूचकांक। ये पूरा चैप्टर भी आपका 3 से 4 वीडियो में कवर होगा और ये फर्स्ट पार्ट है। बाकी के पार्ट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम सूचकांक का मीनिंग ही समझते हैं कि सूचकांक है क्या। तो जैसे कि आप कपड़ा जब नापते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे नापते हैं? मीटर में। सड़क को कैसे मापते हैं? मीटर में या किलोमीटर में। या किसी चीज़ को जब तोलते हैं, मतलब हर चीज़ को नापने का, तोलने का एक स्केल होता है, ठीक है। या कोई बाट, वज़न, मतलब कुछ ना कुछ होता है हर चीज़ को नापने के लिए या फिर तोलने के लिए। वैसे ही सूचकांक क्या होता है? जो कीमत घटती बढ़ती है, ठीक है। कीमत घटती बढ़ती हैं या मात्रा घटती बढ़ती है, जिसको हम ऐसे तो नाप या तोल नहीं सकते। तो उसमें जो परिवर्तन आता है, चाहे वो परिवर्तन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मतलब चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, ठीक है, वो कोई भी परिवर्तन हो, सूचकांक उसको मापता है और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करके दिखाता है, ठीक है। शायद आपको अभी ये लाइन समझ में ना आई हो, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी कभी हुआ होगा, मेरे साथ तो काफ़ी टाइम हुआ है, क्योंकि मैं पहले मार्केट जाती थी और अब बिज़ी रहने की वजह से मैं मार्केट बहुत कम जाती हूँ, ठीक है। जब हम बहुत समय बाद बाज़ार जाते हैं, मतलब मार्केट जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की कीमत जो है उसमें बदलाव आ गया है। वो बढ़ गई हैं, कुछ महंगी हो गई हैं, कुछ सस्ती हो गई हैं। खैर, सस्ती तो मुझे कुछ भी दिखता नहीं है कि कुछ सस्ता हुआ है, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो जब हम उन वस्तुओं की कीमत को पिछली वस्तु की कीमत से तुलना करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, तो क्या होता है, हमें क्या दिखता है कि कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है या तो घट गई है, मतलब कीमत वो नहीं है, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन होता है, ठीक है, ये हर जगह देखने को हमें मिलता है, सिर्फ मार्केट में ही नहीं मिलता, औद्योगिक क्षेत्र में, उत्पादन में और भी बहुत सारी चीज़ों में। तो इसे किस विधि से मापा जाता है, उसे हम सूचकांक कहते हैं। सूचकांक संबंधित चरों के समूह के परिमाण में परिवर्तनों को मापने का एक सांख्यिकी साधन है, ठीक है। क्या मापता है ये मापता है कि संबंधित जो चर होते हैं, जो मतलब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो उनके जो समूह होते हैं, ठीक है, उनके पूरे ग्रुप का जो परिमाण होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उसको मापने का ये सिर्फ एक साधन है और कुछ नहीं है। तो यह दो भिन्न स्थितियों में संबंधित चरों के किसी समूह में औसत परिवर्तन का एक माप होता है, जैसे कि व्यक्तियों में, वस्तुओं में, कीमतों में, खर्च में, किसी भी टाइप में हम इसको देख सकते हैं। सूचकांक को ये मापने की विधि है। आप इसको ज़्यादा हायर, मतलब बहुत ज़्यादा टफ मत समझिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। एक बार अगर सूचकांक की मीनिंग समझ में आ गई तो चैप्टर तो ये बिल्कुल ईजीली हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कीमत, निर्वाह, खर्च, इन सबको ये मापता है। और परंपरागत रूप से, मतलब पुराने टाइम से ही जो है सूचकांक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट में 10 साल पहले गए थे, आपने वो टी शर्ट जो है 50 रुपये की खरीदी थी, लेकिन आज वो 200 या 250 रुपये में मिलती है। तो कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हो गई है वो ये आपको बताएगा, ठीक है। कौन बताएगा? सूचकांक। अब इसको मापने के फ़ायदे क्या हैं, हम क्यों मापें? तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, सरकार भी इसको मापती है और आम लोग भी इसको मापते हैं। सरकार क्यों मापती है? क्योंकि सरकार जो अपनी नीतियाँ बनाती है, नीति निर्माण करती है, ठीक है, कोई भी कानून बनाती है, नियम बनाती है, कोई भी नीति बनाती है, तो वो यही देख के तो बनाती है, पिछले टाइम को अगले टाइम से कंपेयर करती है, और कंपेयर करके ही तो नीति बनाती है कि किन किन चीज़ों में बदलाव होने चाहिए, कौन सी अच्छी होनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वगैरह। जब तक हम किसी चीज़ को मापेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा? आप अपनी पॉकेट मनी ही ले लीजिए, क्या आप आज भी वही पॉकेट मनी लेते हैं क्या जो आज से 5 साल या 6 साल पहले लेते थे? आपकी पॉकेट मनी भी बढ़ गई होगी, तो आपने भी सूचकांक मन में बैठा लिया होगा कि पहले टॉफ़ी 2 रुपये की आती थी, अब 10 रुपये की आती है, मतलब चॉकलेट जो 10 वाली थी वो 50 की आती है। तो आपने भी तो अपने मन में एक सूचकांक बिठा लिया होगा। तो सूचकांक इम्पॉर्टेंट तो है। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई मज़दूर है, वो 1982 में 1,000 रुपये कमाता था, ठीक है, लेकिन आज जो है वो आज के टाइम में 12,000 रुपये कमाता है। अब आप सोचेंगे 1,000 और कहाँ 12,000, अरे वाह, उसकी आय में तो 12 गुना ज़्यादा जो है वृद्धि हो गई।
हो सकता है ये वृद्धि नहीं कमी हो। अब आप ये देखिए कि उस टाइम जो उसका जीवन निर्वाह था, उस टाइम जो उसका जीवन स्तर था, लाइफ स्टाइल था उसका, वो भी 12 गुना ज़्यादा हुआ है या नहीं? या ऐसा था कि वो 1,000 रुपये में तब घर खर्च बहुत अच्छे से चला रहा था और अब वो 12,000 में भी घर में गालियाँ खाता है। उधर से वाइफ भी बोलती है और बच्चे भी बोलते हैं और पेरेंट्स भी बोलते हैं पैसे लाओ, घर खर्च नहीं चल रहा, ये चाहिए वो चाहिए। खैर ये तो मजाक की बात हो गई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें सिर्फ कीमत नहीं देखनी है कि 1,000 रुपये से 12,000 रुपये हो गए। यहाँ पे हमें लाइफस्टाइल देखना है। यहाँ पे हमें ये भी कंपेयर करना है कि 1982 से लेके आज के टाइम मतलब 2020 में कितना जो है कीमत में परिवर्तन आया है। क्या कीमत में भी 12 गुना की ही वृद्धि हुई है या कीमत में 50 गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है? क्या उसका जो वेतन है वो बढ़ाया जाना चाहिए? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है कौन सॉल्व करता है? सूचकांक सॉल्व करता है। मतलब सूचकांक से ये सारी प्रॉब्लम पता चल जाती हैं। सॉल्व तो हमें ही करनी पड़ती है कोई ना कोई नीति बनाकर या सरकार को। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि हमें सूचकांक की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप इसे कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि नंबर 1 हमें उत्पादन के बारे में जानकारी मिलती है और नंबर 2 सरकार के लाभ। ठीक है, इससे सरकार को लाभ पहुंचता है। तो हमें सूचकांक की आवश्यकता क्यों होती है? उत्पादन के बारे में जानकारी मिलती है और सरकार को इससे लाभ होता है। अब हम इसको विस्तार से बताते हैं उत्पादन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो देखो, औद्योगिक तथा कृषि संबंधी उत्पादन सूचकांकों की सहायता से हमें पता चल जाता है कि देश के उद्योग जो हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उनकी कीमत में क्या हो रहा है। ठीक है, और कृषि क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है ना, तो उसके आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा? औद्योगिक और कृषि विकास संबंधी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे या कुछ नीतियाँ बनानी पड़ेंगी जिससे कि उसमें फ़ायदा हो। और सरकार को लाभ कैसे होता है? सरकार सूचकांकों की सहायता से ही तो अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीति का निर्धारण करती है। मतलब सरकार की जितनी भी निधियाँ होती हैं, चाहे वो मुद्रा से जुड़ी हुई हों, चाहे वो राजकोषीय नीति जुड़ी हो, वो कैसे निर्धारण करती है? वो सूचकांक से ही तो निर्धारण करती है कि कहाँ पर जो है पैसा लगाने की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं लगाने की ज़रूरत है। और देश के आर्थिक विकास के लिए भी जो ठोस कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि इतने स्कूलों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है या कोई भी चीज़। ठीक है, स्कूल हॉस्पिटल ये तो हमें दिखता है, तो ये इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। ठीक है, अन्य शब्दों में सरकार सूचकांकों की सहायता से क्या करती है? निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार, व्यापार, कीमत स्तर, उपभोग, इन सारी क्रियाओं से संबंधित क्या अपनाती है? नीतियाँ अपनाती है। इन नीतियों से क्या होता है? वो प्रयत्न करती है, मतलब कोशिश करती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं कवर हो जाएं, मतलब किसी भी चीज़ में परेशानी ना हो लोगों को। तो इस तरीके से सूचकांक की आवश्यकता हमें दोनों जगह ज़रूरत होती है, उत्पादन के बारे में जानकारी लेने के लिए भी और सरकार के लाभ के लिए भी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है और आ ही जाता है। ठीक है, अब देखिए सूचकांक जो है वो दो अवधियों, अवधि मतलब होता है समय, टाइम। ठीक है, यहाँ पर आप अवधि ही याद रखना क्योंकि आपके क्वेश्चन में और पूरे चैप्टर में अवधि ही यूज़ होने वाला है, अवधि वर्ड। ठीक है, अवधि मतलब समय। तो यहाँ पे दो अवधि ली जाती हैं, दो टाइम लिए जाते हैं। तो दो टाइम किस लिए? कंपेयर, अकेले को कोई कंपेयर कर सकता है क्या? आप खुद को खुद से कंपेयर कर सकते हो क्या? वैसे कर लेना, करना चाहते हो तो। वैसे क्या होता है, दो चीज़ों में कंपेयर होता है, तो यहाँ पे क्या ली जाती हैं? दो अवधि ली जाती हैं। एक अवधि को आधार माना जाता है और एक अवधि को वर्तमान या फिर फ्यूचर या फिर पिछली, कुछ भी जो भी उसको मानना होगा वो मानेगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आधार अवधि की। आधार अवधि किसे माना जाता है? ठीक है, तो आधार अवधि जो है वो किसी भी अवधि को माना जा सकता है, पर उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं जिसको मान सकते हैं हम। ठीक है, जिससे हमें कंपेयर करना होता है उसको हम आधार अवधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 2020 को 2012 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 2012 जो है वो हम उसे हम आधार अवधि मान रहे हैं। ठीक है, तो आज वाली जो है वो हमारी वर्तमान अवधि कहलाएगी और 2012 वाली हमारी आधार अवधि कहलाएगी। तो आधार अवधि में कौन कौन से गुण होने चाहिए?
पहला तो हम उसको सूचकांक का जो मान देते हैं वो 100% देते हैं, क्योंकि सूचकांक हम परसेंट में निकालते हैं ना। फिर उसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे कि 2020 में कौन सी चीज़ें कितने परसेंट बढ़ी है और घटी हैं, और फिर उसको 100 के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, तो एक आधार वर्ष के जो है कुछ गुण ये होने चाहिए कि सबसे पहले तो वो वर्ष बिल्कुल सामान्य वर्ष होना चाहिए, एकदम नॉर्मल वर्ष। ऐसा नहीं कि वो वाला वर्ष हम लेके बैठ जाएं जिसमें युद्ध हुए हों या दंगे हुए हों, लड़ाइयाँ हुई हों, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो। उससे क्या होता है, खर्चे बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं और लोगों की आय जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो हम ऐसे वर्ष से जो है कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम आधार वर्ष नहीं मान सकते। और यह चालू वर्ष के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक या फिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं 1950 के वर्ष को आज के वर्ष से कंपेयर करने लग जाऊंगी तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखाई देंगी। ठीक है, या फिर पिछले वर्ष से ही आज के वर्ष नहीं, 2020 तो बहुत बेकार गया है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं देंगी, मतलब। लेकिन आप मान के चलिए, ये तो खैर मजाक की बात हो गई। आप मान के चलिए कि 2020 को 2019 के आंकड़ों से अगर हम कंपेयर करने लग जाएं तो वो ज़्यादा मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम 8-10 साल का जो है गैप होना चाहिए, ना ज़्यादा पास होने चाहिए आंकड़े, सॉरी वर्ष, और ना ही ज़्यादा दूर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि आधार अवधि किसे माना जाता है, या फिर आधार अवधि के जो हैं कौन कौन से गुण होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आधार अवधि सूचकांक को जो है 100 माना जाता है। ठीक है, 100% माना जाता है। और आधार वर्ष के जो गुण हैं ये होते हैं कि कोई सामान्य वर्ष होना चाहिए, नॉर्मल वाला, युद्ध दंगे और प्राकृतिक आपदाओं वाला नहीं होना चाहिए। और चालू वर्ष, जो भी हम चालू वर्ष ले रहे हैं, वर्तमान वर्ष ले रहे हैं, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक और बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको नॉर्मल वाली जानकारी पता लग गई है सूचकांक के बारे में। अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है तो आपको आगे का चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस और विधियां समझाऊंगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।